नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में चंपावत में उपचुनाव सियासी केंद्र अब बन चुका है, क्योंकि आज पार्टी के तमाम दिग्गजों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन करवाया है। चंपावत में अब 31 मई को उपचुनाव होना है और 3 जून को नतीजे आएंगे। और सीएम के सामने कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी निर्मला घैतोड़ी को मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि धामी को सीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए उपचुनाव जीतना जरूरी होगा और वो खटीमा से विधानसभा चुनाव हार गए थे। नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम धामी ने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जय मां पूर्णागिरी, जय मां शारदा, जय श्री गोलजीव देवता। समस्त देवी देवताओं के आशीर्वाद से मैं चंपावत के देवतुल्य जनता की सेवा करने के लिए तैयार हूं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब नामांकन कराने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने निर्धारित समय से पहले ही बनबसा पहुंच गए। यहां उन्होंने 12 बजे नामांकन करवाया और इसी के साथ ही सीएम ने नामांकन करने के लिए उनके समर्थक जोर शोर से नारेबाजी करने लगे। सीएम धामी ने यहां पर सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और साथ ही वो लोगों से भी मिलते नजर आए। मिली जानकारी के अनुसार सीएम गोलजीव मंदिर जा सकते हैं, जिसके बाद वो चंपावत स्टेशन में सभा को संबोधित करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जहां बरेली में एक धमकी भरा पत्र मिला है। यहां पर स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है और आपको बता दें कि 21 मई को स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो वहीं इस पत्र में रुड़की स्टेशन अधीक्षक को यह पत्र मिला है, जिसमें यह धमकी लिखी हुई थी। पत्र में बरेली समेत कई और स्टेशन को उड़ाने की धमकी भी मिली है, जिसमें उत्तराखंड के कई रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इसके बाद स्टेशन पर अब अलर्ट जारी कर दिया है और तलाश की जा रही है। और इसी बीच खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि क्षेत्र की हर समस्या से मैं वाकिफ हूं। शारदा सागर क्षेत्र में आने वाले 7 गांव को जल भराव और जमीनी संबंधी समस्या का जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। दरअसल रविवार को तराई नगरा के गांव स्थित अपने आवास पर जन समस्याएं सुनने सीएम धामी पहुंचे। यहां उन्होंने खटीमा की जनता के बल पर ही आज प्रदेश के मुखिया वो बने हैं और इसीलिए खटीमा के विकास कार्य पर पूरी नजर बनाकर रखे हुए हैं। शाम को करीब 7 बजे धामी उप शारदा नहर के 22 पुल, बांधा और सिसैया गांव पहुंचे। यहां उन्होंने पानी में डूबने वाले आंगनबाड़ी केंद्र को भी देखा और पूर्व जिला पंचायत सदस्य कन्हैया लाल के ग्रामीणों के दर्द को रखा। यहां पर सीएम धामी ने डूबे हुए क्षेत्र के ग्राम सिसैया, बांधा और बगुलिया, खेलड़िया और खैरानी, झारपरसा आदि जैसे तमाम गांवों में जलभराव की समस्या को लेकर जल्द ही निजात दिलाने का भरोसा दिलाया है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी भी जल समाधि लेने की किसी को जरूरत नहीं। इससे पहले पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा, राजेश शुक्ला, डीएम युगल किशोर और एसएसपी टीसी मंजूनाथ और इन तमाम अधिकारियों ने सीएम का स्वागत किया, जहां पर सीएम रालीला मैदान में आयोजित शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे। और उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। इससे यात्रा में अब पड़ावों में व्यवस्था चरमराती हुई दिखाई दी। 3 दिनों से ही केदारनाथ यात्रा पड़ाव के फाटा, शेरसी और मैखंडा में विद्युत और संचार व्यवस्था नहीं होने से तीर्थयात्रियों के साथ ही स्थानीय व्यापारी भी खासा परेशान है। 2 साल तक कोरोना महामारी के कारण पहले यात्रा ठप होने के बाद इस बार स्थानीय व्यापारियों को खासा उम्मीद थी, लेकिन संचार और बिजली व्यवस्था गड़बड़ाने की वजह से व्यापारियों में अब विभाग के प्रति आक्रोश बना हुआ है। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत में ही प्रशासन की तैयारियों की पोल भी खुलने लगी, जहां 3 दिनों से केदार यात्रा का फाटा, मखडंडा और शेरसी क्षेत्र में विद्युत सप्लाई न होने से होटल कारोबारियों के व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा है। तो वहीं आपको बता दें कि यात्री अब कमरा लेने से कतरा रहे हैं, जिसका पूरा प्रभाव व्यवसायियों के रोजगार पर पड़ा है। ऐसे में विद्युत सप्लाई ठप होने की वजह से नेटवर्क व्यवस्था भी गड़बड़ा गई है और एक और यात्रा पड़ाव में बिजली नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर मोबाइल में नेटवर्क भी गायब होने से तीर्थयात्री परेशान है। व्यापार संघ सचिव जसपाल राणा और व्यापारी टीकाराम सेमवाल ने भी बताया है कि कई बार प्रशासन और विद्युत विभाग को समस्या से अवगत कराया गया, मगर विभागीय अधिकारियों की ओर से समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा है कि फाटा क्षेत्र में बिजली और संचार सुविधा न होने से तीर्थयात्री रुकने को तैयार नहीं है। इससे कारण कई स्थानीय व्यापारियों का व्यापार अब ठप हो चुका है। उन्होंने जिला प्रशासन से भी जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग की है।
तो वहीं बिना किसी पाबंदी के 2 साल बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा के लिए धर्मनगरी से भी यात्री अब बद्री और केदारनाथ धाम की हवाई यात्रा कर सकेंगे। निजी कंपनी की ओर से धर्मनगरी के लिए यात्रियों के लिए हेली सेवा शुरू कर दी गई है। पहले कंपनी की ओर से देहरादून के जॉली ग्रांट से चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों को हवाई सेवा का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन अब धर्मनगरी में हेली सेवा शुरू होने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। इसी बीच देवभूमि उत्तराखंड में संक्रमण से राहत मिलने के बाद चारधाम यात्रा भी शुरू की गई है और यात्रा के लिए टैक्सी और यात्री अपने निजी वाहनों से जा रहे हैं। इसी बीच यात्रियों को अब धर्मनगरी में फोटोमेट्रिक पंजीकरण की भी सुविधा दी गई ताकि उन्हें पंजीकरण कराने के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। अब एक निजी कंपनी की ओर से 2 धामों के लिए हरिद्वार पहुंचने वाले यात्रियों के लिए हेली सेवा का लाभ दिया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां चारधाम यात्रा की वजह से 3 जिलों में पुलिस भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा का शेड्यूल बदल दिया गया है। यहां 3 जिलों में अब 15 मई को शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी। दरअसल पुलिस विभाग में आरक्षी संवर्ग के 1521 सीधी भर्ती पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्रक्रिया चलाई जा रही है और प्रदेश भर से करीब 2.60 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया। और चूंकि चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, इसलिए पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चारधाम प्रभावित जिलों में होनी संभव नहीं। लिहाजा पुलिस मुख्यालय ने तय किया है कि उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 15 मई की बजाय अब 15 जून से कराई जाए। इसी की सूचना आयोग को भेजते हुए कहा गया है कि इन 3 जिलों के उम्मीदवारों को आयोग इसी हिसाब से प्रवेश पत्र जारी करेगा। और अल्मोड़ा की ओर रुख करेंगे, जहां सरसों गांव के एक युवक के साथ लाखों की ठगी करने वाले एक साइबर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस आरोपी को पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया और पुलिस टीम की इस उपलब्धि पर एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने टीम को 2500 रुपए इनाम देने की घोषणा की। 5 मई को ग्राम सरसों थाना अल्मोड़ा निवासी जगदीश राम ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर बताया था कि उसका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है। 4 से 12 अप्रैल तक किसी अज्ञात ने उसके खाते से करीब 1,94,797 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की गई। इस दौरान राजेश कुमार यादव को यह जांच सौंपी गई और यादव ने अपनी टीम के साथ शिवम तिवारी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी का नाम शिवम बताया जा रहा है, जिसे गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में शिवम ने जगदीश के खाते से रकम निकालने की बात भी कबूल कर ली है। साथ ही पुलिस ने उसके पास से 3 मोबाइल फोन और एक पेन ड्राइव भी बरामद की। आरोपी को कोर्ट में पेश कर अब जेल में दाखिल किया गया है। और अब बढ़ेंगे रुद्रपुर की ओर, जहां पर शहर को चंडीगढ़ की तर्ज पर स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देखा जाता है, लेकिन कुमाऊं यहां पर एक प्रमुख शहर है जहां सार्वजनिक पार्किंग जैसी समस्याएं लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। जहां पर यही वजह है कि यहां हर रोज लोग जाम की समस्या से जूझते हैं। प्रतिदिन यहां हजारों वाहनों की आवाजाही होती है और इन वाहनों को हाईवे किनारे अवैध रूप से पार्क किए गए ट्रक और अन्य निजी वाहनों के कारण जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। आपको बता दें कि रुद्रपुर स्थित नेशनल हाईवे 87 के किनारे सबसे अधिक अवैध पार्किंग होती है। रुद्रपुर मुख्य बाजार में भी दुकानों के बाहर वाहन अवैध रूप से पार्क किए जाते हैं और शाम को गांधी पार्क के सामने भीषण जाम में वाहन फंसे नजर आते हैं। रुद्रपुर में करोड़ों के बजट से तैयार किए गए फुटपाथों पर अतिक्रमण हो चुका है और इसी कारण बाजार क्षेत्र में शाम के समय भीषण जाम लग जाता है। और काशीपुर में निम्न आय वर्ग के परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की योजना उत्तराखंड में दम तोड़ती नजर आ रही है। इस योजना के तहत पहले चरण में 9 योजनाएं स्वीकृत की गई थी। इनमें से कुमाऊं में सिर्फ 2, हरिद्वार में 1 योजना पर काम शुरू हो सका है। तो वहीं कुमाऊं में 6 योजनाएं विवादों में फंस गई हैं और जबकि दूसरे चरण में प्रस्तावित की गई 14 में से किसी भी योजना पर काम शुरू नहीं हो सका है। 4 साल पहले ही केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना लागू की थी, लेकिन उत्तराखंड में इस योजना के संचालन का जिम्मा आवास विकास परिषद को सौंपा गया। योजना का उद्देश्य बढ़ती आवासीय जरूरतों को पूरा करना है।
पहले चरण में स्वीकृति 9 योजनाओं में निजी निवेशकों की ओर से कुल 9,244 आवास बनाए जाने थे, लेकिन सभी 9 योजनाओं में फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर धारा 82 की कार्रवाई तक कर दी गई। धारा 82 का तात्पर्य यह होगा कि प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित भूमि निर्विवाद है। दिसंबर 2021 में हल्द्वानी के आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन योजनाओं का शिलान्यास किया था। और अब रुक करेंगे नैनीताल का, जहां पर नैनीताल के 12 पत्थर क्षेत्र में सरकारी भूमि से कब्जा खाली कराने के एक वीडियो को आतंकी संगठन से जोड़कर वायरल करने का मामला सामने आया है। इसी मामले को लेकर अब रविवार को उच्च न्यायालय के अभिवक्ता ने कोतवाली में शिकायती पत्र देकर जांच की मांग की है। विगत 5 मई को नैनीताल के 12 पत्थर क्षेत्र में जिला प्रशासन के नेतृत्व में डीडीए, पालिका और वन विभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस की मौजूदगी में सरकारी भूमि से कब्जे खाली कराकर इनसे अतिक्रमण हटाया था। लेकिन इसी दौरान स्थानीय लोगों ने वीडियो भी बनाए और इधर रविवार को सोशल मीडिया में इस अभियान का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसे आतंकी संगठन के साथ जोड़ा गया है। इस संबंध में अब उच्च न्यायालय के अधिवक्ता नितिन कुर्की ने बताया है कि कोतवाली में शिकायती पत्र देते हुए कहा गया कि अतिक्रमण हटाने के इस वीडियो में एडिटिंग कर आतंकवादी संगठन के आईएसआईएस के झंडे और लड़ाके दिखाए जा रहे हैं। इससे समाज में भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि वीडियो के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने और मामले की जांच कर कार्रवाई की जाए। और हल्द्वानी के चोरगलिया रोड रेलवे फाटक के पास एक फर्नीचर और टायर समेत 5 दुकानों में देर रात को आग लग गई। दमकल की टीम ने काफी प्रयास के बाद इस आग पर काबू किया, लेकिन तब तक लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो चुकी थी। दरअसल आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर के नीचे खड़े एक टेम्पो में भी आग लग गई है और किदवाई नगर निवासी अली हसन की एक फर्नीचर दुकान है जिस पर यह आग लगी। देर रात को करीब 2 बजे दुकान में आग लगी है और दुकान में रंदा मशीन, चिराई मशीन, हैमर जैसी तमाम मशीनें चपेट में आ गई। इसके बाद आग के आदेश की फर्नीचर की दुकान में फैली और जाबिर की दुकान, कुदरत की टायर की दुकान और जमील अहमद नाम के शख्स की लकड़ी की दुकान में आग लग गई। इस आग की लपटें देखकर पड़ोस के लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद लोगों की भीड़ वहां जमा हुई और सूचना दमकल विभाग की टीम को दी गई, जिसके बाद अग्निशमन अधिकारी गोविंद राम के नेतृत्व में लीडिंग फायरमैन राजेंद्र नाथ ने आग को बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन आग बेकाबू होती गई और इसी बीच 3 गाड़ियों के पानी से 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया है।